आइए अब खबरें विस्तार से। एमपी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की दोनों ही प्रमुख सियासी पार्टियां हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी हैं। हिंदुत्व की राह पर चलने वाली बीजेपी से कांग्रेस पीछे नहीं रहना चाहती। इसी कड़ी में सोमवार को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की है। रिपोर्ट देखें। पीसीसी चीफ कमलनाथ के आज बागेश्वर धाम पहुंचने पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई, जहां उन्होंने बालाजी सरकार के दर्शन किए। इसके बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, भारत अपने संविधान के अनुसार चलता है। मैंने छिंदवाड़ा में सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनवाया है। यहाँ मैंने हनुमान जी के दर्शन का प्रार्थना की। मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे। 101 फुट से भी ऊंचा मैं हनुमान जी के दर्शन करने, प्रार्थना करने आया था कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे। आज मध्य प्रदेश में जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का सामना हम सब मिलके करें। महाराज जी ने आशीर्वाद मुझे आवश्यक दिया और वो सबको आशीर्वाद देते हैं। हमने देखिए, भारत जो है, भारत अपने संविधान के अनुसार चलता है। वहीं कमलनाथ के बागेश्वर धाम जाने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, मैं तो कमलनाथ का इस बात के लिए स्वागत करता हूं कि वे बागेश्वर धाम पहुंचे हैं, लेकिन कमलनाथ जी, आपका और आपके दल का दोहरा चला है। इसका जवाब मध्य प्रदेश ही नहीं, देश की जनता भी चाहती है। आपके नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने किस प्रकार से बागेश्वर धाम के ऊपर आक्रमण किए हैं। और मैं तो कमलनाथ जी का बिल्कुल इस बात के लिए स्वागत करता हूं कि वो बागेश्वर धाम पहुंचे हैं। लेकिन कमलनाथ जी, आप लोगों की और आपके दल की दोहरा चरित्र है, इसका जवाब मध्य प्रदेश नहीं, देश की जनता भी चाहती है कि आपके नेता प्रतिपक्ष ने, श्रीमान गोविंद सिंह जी ने किस प्रकार से बागेश्वर धाम के ऊपर आक्रमण किए। तो क्या इसके लिए कमलनाथ जी गोविंद सिंह जी से कहेंगे कि वो माफी मांगे, या फिर कमलनाथ जी एज ए कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते से कि उनके नेता प्रतिपक्ष ने इस प्रकार के अभद्र भाषा का, शब्दों का उपयोग किया, क्या उसके लिए वो माफी मांगेंगे? तो इस दोहरे चरित्र के लिए मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी आपसे पूछना चाहती है। वहीं कमलनाथ के धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा, यह आस्था का विषय है। आस्था का प्रश्न है, जिसकी जैसी आस्था होती है वहां जाता है। सर, आस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो इसे कह रही है कि वो डर गए हैं क्योंकि लगातार उनके यहाँ से लोग छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस को। ये कोई राजनीतिक महत्व का विषय नहीं है, ये धार्मिक आस्था का प्रश्न है। एमपी विधानसभा चुनाव में मुद्दे की तलाश कर रही सियासी पार्टियों को अब साफ लगने लगा है कि इस बार का विधानसभा चुनाव हिंदुत्व पर ही लड़ा जाएगा, क्योंकि किसान, महंगाई, बेरोजगारी की बात करने वाली कांग्रेस भी हिंदुत्व की राह पकड़ने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश मध्य प्रदेश है, लेकिन अब यहां पर गेहूं के समर्थन मूल्य को लेकर सियासत हो रही है। बीते दिनों कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने बेरोजगारों से परीक्षा शुल्क नहीं लेने का ऐलान करने के बाद आज गेहूं खरीदी की राशि को बढ़ाए जाने की मांग की। एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी पार्टियां किसानों को साधने में जुट गई हैं। एमपी में गेहूं के उपार्जन के लिए पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार ने इस साल गेहूं खरीदी के लिए 2125 रुपए का समर्थन मूल्य तय किया है। उधर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने सरकार से गेहूं की खरीदी 3000 रुपए प्रति क्विंटल रेट करने की मांग की है। जीतू पटवारी ने कहा है कि वो ये मांग राजनीतिक भावना से नहीं, बल्कि किसान होने के नाते कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि करीब 15 साल पहले शिवराज सरकार ने 2020 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन आय के स्थान पर लागत दोगुनी हो गई है। इसलिए सरकार को लागत के हिसाब से गेहूं की खरीदी करनी चाहिए। शिवराज सिंह जी इतने झूठ बोले, सारे झूठ मध्य प्रदेश का किसान उनका माफ कर देगा अगर उन्होंने किसान की लागत जैसी हुई वैसी उसकी इनकम कर देंगे। तो मैं अनुरोध करता हूं
कि अब एग्रीकल्चर में गेहूं की खरीदी, अनाज के खरीदे का समय आ गया है। शिवराज जी, अब अगर आपकी बात पर कायम है तो 3,000 रुपया कुंटल गेहूं खरीदे, अनाज खरीदे। और जब बात ये मैं कर रहा हूं तो ये मैं कांग्रेस का विधायक नहीं कर रहा हूं, किसान पुत्र, किसान का बेटा, किसान ही खुद हूं, वो कर रहा है। जितने किसान परिवार के साथीगण हैं, इसको दलगत राजनीति से विचार को न ले। बीजेपी के कार्यकर्ता भी अगर इस एहसास को जीते हो तो आपसे अनुरोध है कि मैं गलत कह रहा हूं तो आप इस भावना का क्रिटिसिज्म करें, और सही कह रहा हूं तो मेरी आवाज में आवाज मिला, क्योंकि सरकारें सारी हैं। वहीं कांग्रेस की मांग पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस पहले ये बताए कौन से कांग्रेस शासित राज्य में किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य 3,000 रुपए दिया गया है। देखिए, जीतू पटवारी पहले तो ये जवाब दें कि कांग्रेस की अन्य राज्यों में कौन सी सरकार ने 3,000 रुपए का मूल्य किया है, और दूसरा जीतू पटवारी जवाब दें कि जब 15 महीने की काली कमलनाथ सरकार थी उस समय किसानों को क्यों छला गया और जितने वादे थे उनको पूरा नहीं किया गया, और ये वादा क्यों नहीं किया गया। कुल मिला के जीतू पटवारी कमलनाथ से लड़ाई लड़ रहे हैं, स्वयं घोषित वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और आपसी लड़ाई के लिए प्रासंगिक बने रहने के लिए इस तरह के फिजूल की बातें छेड़ रहे हैं जो कभी कांग्रेस ने पूरी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हित में जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 2.5 लाख करोड़ से अधिक जो पैसे पहुंचाए हैं वो कांग्रेसियों के लिए सदैव सपना रहेगा। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस हर वर्ग से जुड़े मुद्दों को उठाकर एक दूसरे की घेराबंदी में लगी है, और यही वजह है कि अब कांग्रेस गेहूं उत्पादन करने वाले किसानों को फायदा देने के लिए समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की मांग कर रही है। वहीं बीजेपी ने इसे राजनीतिक शगुफा बताया है। न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में नक्सलवाद सबसे बड़ा मुद्दा होगा, जिसकी झलक भी मिलने लगी है, दिखने लगी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, नक्सली घटनाएं बढ़ने लगी हैं। पिछले 1 महीने में नक्सलियों ने 4 बीजेपी नेताओं की हत्या कर दी। प्रदेश में बढ़ रही नक्सली घटनाओं की गूंज आज संसद में भी सुनाई दी। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में नक्सली वारदात नॉन स्टॉप जारी है। हाल ही में नक्सलियों ने पिछले 1 महीने में 4 बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया। बीजापुर में मंडल अध्यक्ष, नारायणपुर में जिला उपाध्यक्ष और बीजेपी समर्थित पूर्व सरपंच की बारसूर क्षेत्र में हत्या कर दी गई, जिससे बीजेपी नेता तिलमिला गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा, बीजेपी नेताओं की टारगेट किलिंग हो रही है। भारत सरकार राज्य सरकार को लोगों की सुरक्षा के लिए निर्देशित करे, निष्पक्ष जांच की मांग की है। कहा, बीजेपी नेताओं की शहादत व्यर्थ नहीं जाने देंगे। 4 प्रमुख पदाधिकारियों को लक्ष्य करके ये टारगेट किलिंग 4 प्रमुख पदाधिकारियों की पिछले 1 महीने में हुई है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ये राजनीतिक षड्यंत्र है। राज्य की कांग्रेस सरकार राज्य के लोगों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। हमारे लोगों से सुरक्षा वापस ले ली गई है। ये छत्तीसगढ़ को रक्त रंजित करने का प्रयास हो रहा है। छत्तीसगढ़ महतारी के इन 4 सपूतों का शहादत व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मैं इस सदन के माध्यम से निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं। वहीं बीजेपी नेताओं की सुरक्षा को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने डीजीपी को निर्देश दिए। डीजीपी बस्तर संभाग के जिलों में बैठक लेंगे। साथ ही डीजीपी सभी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। नक्सल है वो अब घर में घुस के व्यक्तिगत रूप से कहीं कहीं जाके हत्या कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसकी ताकत बहुत कमजोर हो चुकी है और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और मैंने अभी डीजी को निर्देश किया कि जितने भी सभी दलों की बैठक तत्काल साथी एसपी ले ले जो नक्सल प्रभावित जो जिले हैं, और सभी राजनीतिक दलों की बैठक करके जो ऐसे समय में सुरक्षा को ध्यान रखना है, कहीं जा रहे हैं तो बता के जाएं। बिल्कुल गलत बात है। केदार कश्यप चुनाव हार गए हैं, गागड़ा जी चुनाव हार गए हैं, Z+ है, हमने कहीं कमी नहीं की। रमन सिंह जी की क्या स्थिति है,
कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जाते भी नहीं, और उसकी सुरक्षा देखिए, मुख्यमंत्री से ज्यादा सुरक्षा उनको मिला हुआ है। एनएसजी का है, मुख्यमंत्री की नहीं है। बीजेपी नेताओं की हत्या पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कांग्रेस द्वारा ये नियोजित हत्याएं हैं, कांग्रेस का हाथ नक्सलियों के साथ है। हम कह रहे हैं ये राजनीतिक हत्याएं हैं और चुनाव तक ये राजनीतिक हत्या छत्तीसगढ़ में चलती रहेगी। नियोजित राजनीतिक हत्याएं हैं। कांग्रेस का हाथ नक्सलियों के साथ, बिना नक्सली के वो चुनाव जीत नहीं सकते। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने सफाई दी। मोहन मरकाम ने कहा कि लोकतंत्र में विश्वास करने वालों पर नक्सली टारगेट करते हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के कार्यकर्ताओं पर हमले होते रहे हैं। जो घटनाएं घटी हैं उसकी मैं निंदा करता हूं। लोकतंत्र में विश्वास करने वाले, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, नक्सली हमेशा टारगेट करते रहे हैं। कांग्रेस के भी कई कार्यकर्ताओं को नक्सलियों ने टारगेट किया है। जो घटनाएं घटी है उसकी मैं निंदा करता हूं और ऐसी घटनाएं नहीं घटना चाहिए थे। हमारी सरकार जो विकास करना चाहती है, शांति, सुरक्षा, विश्वास और विकास के एजेंडे पर जो चल रही है और उन क्षेत्रों का विकास करना चाहती है, नक्सली बौखलाकर ऐसे कायराना हरकत कर रहे थे, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सिलसिलेवार नक्सलियों की ओर से बीजेपी नेताओं की हत्या पर सियासत गर्म होने लगी है। बीजेपी इसे टारगेट किलिंग बता रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र में विश्वास करने वालों पर नक्सली टारगेट करते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एशिया के सबसे बड़े एयर शो की शुरुआत आज से हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस खास दिन के मौके पर बेंगलुरु में मौजूद थे। ये शो 13 फरवरी से 17 फरवरी तक चलेगा। मैं एरो इंडिया के रोमांचक पलों का गवाह बन रहे सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। बेंगलुरु का आसमान आज नए भारत के सामर्थ्य का साक्षी बन रहा है। कर्नाटक में एशिया के सबसे बड़े एयर शो की शुरुआत हो गई है। ये एयर शो 5 दिनों तक चलेगा। एरो इंडिया 2023 के उद्घाटन सत्र में होने वाले एयर शो ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस एयर शो में विमानों ने ऊंची उड़ान भरी। और लुभावनी हवाई कलाबाजी के साथ युद्ध अभ्यास का प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में एयर इंडिया शो की शुरुआत की। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि एरो इंडिया सिर्फ एक शो नहीं है, बल्कि ये भारत की ताकत है। एरो इंडिया का ये आयोजन आज नए भारत की नई अप्रोच को भी रिफ्लेक्ट करता है। एक समय था जब इसे केवल एक शो या एक प्रकार से सेल्फ टू इंडिया की एक विंडो भर माना जाता था। बीते वर्षों में देश ने इस परसेप्शन को भी बदला है। आज एरो इंडिया केवल एक शो नहीं है, ये इंडिया की स्ट्रेंथ भी है। बेंगलुरु में येलहंका के वायुसेना स्टेशन में एरो इंडिया 2023 का ये 14वां संस्करण है, जिसमें पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। साथियों, अमृत काल का भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा देश जिससे ऊंचाइयां छूने से डर नहीं लगता, जो सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए उत्साहित है। आज का भारत तेज सोचता है,
दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश से उड़ान भरने वाला एक फाइटर पायलट करता है। इस एयर शो में 809 कंपनियां देश की एरोस्पेस और रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगी। कुल 98 देश इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। 32 देशों के रक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इस खास एयर शो की शुरुआत 1966 में येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर एयर इंडिया शो के नाम से की गई थी। इस शो को साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगर आप भी दिन भर करते हैं मोबाइल फोन का इस्तेमाल तो आपके लिए स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम के बारे में जानना बेहद जरूरी है। स्मार्टफोन विजन डिसऑर्डर आंखों से जुड़ी समस्या है जो लंबे समय तक डिजिटल स्क्रीन के इस्तेमाल की वजह से हो सकता है। इसमें आंखें और दृष्टि से संबंधी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। रिपोर्ट देखें। भी रातों को नेटफ्लिक्स या फोन चलाने का शौक है? अगर ऐसा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि विजन सिंड्रोम का खतरा हो सकता है और इससे कई बार आंखों की रोशनी भी जा सकती है। और ऐसा ही एक मामला हाल ही में देखने को मिला है। तो क्या है ये विजन सिंड्रोम, कैसे इससे बचा जा सकता है, इसके लिए एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। स्मार्टफोन विजन डिसऑर्डर आंखों से जुड़ी समस्या है जो लंबे समय तक डिजिटल स्क्रीन के इस्तेमाल की वजह से होता है। इसमें आंखों और दृष्टि से संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिस पर डॉक्टर लखोटिया ने कहा है कि आजकल लोगों को रात में अंधेरे में फोन चलाने का जो शौक लगा है वो एक बुरी आदत है और इससे कई परेशानियां भी होती हैं। कि ब्लिंकिंग रेट कम हो गई, इससे क्या होता है, पंपिंग ऑफ द ऑयल ग्लैंड, जो माइबोबियन ग्लैंड्स तेल बनाती हैं आंख में, वो कम होता है सिक्रीशन। ये ऑयल आंख का जो बेसिक टीयर फिल्म है, जो पानी होता है उसको कवर करती है, से रोकती है। अगर ऑयल प्रोडक्शन कम होगा तो पानी उड़ेगा और ड्राइनेस होगी। और नेचुरली टीयर प्रोटेक्ट करता है आंख को इन्फेक्शन और एलर्जी से, तो आपकी टेंडेंसी इन्फेक्शन और एलर्जी की बढ़ जाएगी और कई तरह की सिम्टम्स होगी। स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम से आंखों को बचाने के लिए डॉक्टर्स का कहना है कि डिजिटल डिवाइस का उपयोग लंबे समय तक ना करें, क्योंकि इससे काफी आंखों को गंभीर तरह से नुकसान पहुंच सकता है। आँख में पानी आना, चुभन होना, आँख में दर्द होना, सिर दर्द होना, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। इसको हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी कहते हैं या डिजिटल आई स्ट्रेन कहते हैं। अब जब आप अंधेरे में इन डिवाइसेस को यूज़ करते हो तो जो कि बैकग्राउंड और जो स्क्रीन के बीच में कॉन्ट्रास्ट है उसकी वजह से आई को ओवर यूज़ करना पड़ता है फोकस करने के लिए, जिससे कि आई का स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए अंधेरे में डिवाइसेस को यूज़ ना करें। अगर आपको अपनी आँख पे स्ट्रेन को कम करना है, रूम में एक बैकग्राउंड हल्की सी लाइटिंग होनी चाहिए, जिसको हम एम्बियंट लाइटिंग कहते हैं। बहुत ज़्यादा ऊपर से लाइट नहीं आनी चाहिए जो कि स्क्रीन पे गिरे, एक हल्की सी लाइट होनी चाहिए जो आपकी स्क्रीन की इंटेंसिटी है लाइट की और जो बैकग्राउंड लाइट की इंटेंसिटी है वो ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। स्मार्टफोन विजन डिसऑर्डर एक ऐसी समस्या है जो लगातार तेजी से बढ़ रही है। इसकी वजह है मोबाइल फोन्स और टैब का लगातार और लंबे समय तक उपयोग करना। सिंड्रोम विजन जो है कहीं ना कहीं आगे चलकर आंखों की रोशनी पर भी जो है वो बन आता है और ऐसे कई मामले देखे गए हैं जिससे लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई है। तो बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अंधेरे में फ़ोन ना चलाएं और जितना कम फ़ोन का इस्तेमाल कर सके और जितनी बड़ी स्क्रीन के साथ करें उतना ज़्यादा अच्छा है। और बड़ों के लिए भी जो ये ख़तरा है वो साफ तौर पर है। तो लोगों से डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अपने फ़ोन का इस्तेमाल आप रोशनी में करें और ब्रेक भी दें, ताकि इसके चलते कल को आंखों पर बात ना आए, क्योंकि आंखों की दृष्टि जो है वो कम हो जाती है अंधेरे में ज़्यादा फ़ोन चलाने से। कैमरामैन कार्तिक के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। विमेंस प्रीमियर लीग 2023 के लिए आज मुंबई में ऑक्शन हुआ। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ऑक्शन में मुंबई इंडियंस की ऑनर नीता अंबानी भी पहुंची थी और इस दौरान नीता अंबानी के साथ मुंबई इंडियंस की महिला टीम की मुख्य कोच शार्लेट एडवर्ड्स और टीम
की मेंटर और बॉलिंग कोच झूलन गोस्वामी भी मौजूद रहीं। आपको बता दें कि वुमेन प्रीमियर लीग की नीलामी में मुंबई इंडियंस ने सबसे पहले भारतीय महिला कप्तान हरमनप्रीत कौर को अपनी टीम में शामिल किया है। कहते हैं कि यदि मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। महज 8वीं तक पढ़े दीपक ने मजदूरी कर पाई पाई जोड़ी और गांव में अपने झोपड़े में ही बना दिया एक हाईटेक स्टूडियो। क्यों? रतलाम से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। को देख के बुक का जजमेंट नहीं करना चाहिए और शायद इसी कहावत को रतलाम के एक ये जगह है, कांगसी ये जगह है और यहाँ का एक स्टूडियो इसी कहावत को सच कर रहा है। बाहर से आप देखेंगे इस पूरे नज़ारे को तो एक झोपड़ा आपको नज़र आता है, लेकिन इस झोपड़े के अंदर क्या है वो देख के शायद आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, अभी हम कांगसी एक गांव है जहाँ के बहुत ही एक युवा कलाकार है जिन्होंने अपने घर को ही बेहद करीने से सजाकर म्यूजिक स्टूडियो में तब्दील कर दिया है। इस नज़ारे को देखकर तो आपको भी एक बार अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। यहाँ मौजूद एक युवा कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा है। इक्विपमेंट्स को देखकर लगेगा कि आप किसी अत्याधुनिक स्टूडियो में पहुंच गए हैं। बिल्कुल ये एक स्टूडियो ही है, लेकिन यहाँ गाने वाला ना तो कोई फेमस सिंगर है, ना ही कोई साउंड इंजीनियर, बल्कि एक आदिवासी युवा है। इस युवा ने अपने गायकी के सपने को साकार करने के लिए अपने छोटे से झोपड़े को बना दिया है हाईटेक रिकॉर्डिंग स्टूडियो और इसका नाम दिया है तंबूरा स्टूडियो। खासियत यह है कि जिस तरह की रिकॉर्डिंग आप बड़े शहरों में करते आ रहे हैं, उसी तरह की रिकॉर्डिंग का तमाम साजो सामान यहाँ पे मौजूद है। आप बाहर से इस झोपड़े को देख रहे होंगे, लेकिन इस झोपड़े के अंदर, इस कच्चे मकान के अंदर की तस्वीर आप देखिए तो किसी भी अत्याधुनिक स्टूडियो से कम नहीं है। और यही वो शख्स है जो कबीरपंथी गानों को अब जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा इन्होंने उठाया है। और अभी तमाम जो साजो सामान से लेके जो तमाम जो उपकरण, हाईटेक उपकरण आप बड़े स्टूडियो में देखते हैं, वो अब इस छोटे से झोपड़े, एक छोटे से गांव या यूं कहे कि रतलाम के एक छोटी सी जगह में दिखाई दे रहे हैं। रतलाम का कांगसी गांव, यहाँ मौजूद इस स्टूडियो की चर्चा हर किसी की जुबान पर है। 28 साल का ये युवक जिसका नाम है दीपक चरपोटा और महज 8वीं तक ही पढ़ाई की है इसने, लेकिन गाने की लगन ऐसी कि मजदूरी से बचत कर बीते 8 साल में एक एक उपकरण खरीदा और बना लिया अपना तंबूरा स्टूडियो। ये सेटअप मेरा 7 से 8 साल हो गए लगभग करते करते। इसको एक एक चीज़ परचेस करते करते हम यहाँ तक आए हैं। अभी आगे कहाँ तक जाए, कैसे करते थे? प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं, विकास के लिए डबल इंजन की सरकार की जरूरत। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200 जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन, पीएम मोदी हुए शामिल, बोले पूरे विश्व और मानवता के भविष्य के लिए